इसमें आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो हम लोगों को दिया हुआ क्या है, देवांशु बातचीत नहीं। यहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड है विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 lakhs विच इज डिवाइडेड इनटू 20,000 शेयर्स ऑफ 25 ईच। यहाँ पे ध्यान रखना पर इक्विटी शेयर्स का वैल्यू ₹10 नहीं है, स्पेसिफिकली बता दिया ₹25 ईच है। इच इक्विटी शेयर इज ऑफ ₹25। अब बोल रहा है किस तरह पैसा लिया जा रहा है, बोल रहा है एप्लीकेशन में ₹5, अलॉटमेंट में ₹10 और बैलेंस जो बच गया वो कॉल में। बैलेंस कितना बचा? ₹10। ठीक है। अब कंपनी पब्लिक को ऑफर कर रहा है 10,000 शेयर्स और पब्लिक से एप्लीकेशन कितने का मिल रहा है? 4,100। तो इसका मतलब यहां पे या तो कुछ रिफंड होगा या प्रोराटा अलॉटमेंट होगा। तो क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। देखो बोल रहा है बिमल हु अप्लाइड फॉर 1,200 शेयर्स, जो ₹6,000 एप्लीकेशन पे दिया था उसको हम लोग अलॉट कितना किए? 600 शेयर्स। प्रोराटा तो हो रहा है, दिख रहा है। 1,200 को 600 शेयर्स देना मतलब प्रोराटा। तो इसका मतलब हम लोग सीधा एक वर्किंग में मूव ऑन कर जाएंगे। पीडीएफ का सम नंबर 3। देखो सबसे पहले हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 1। इसमें क्या कैटेगरीज है क्या? देख लो कैटेगरी होगा क्या। एक पर्सन 1,200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसको 600 शेयर्स दिया गया। मोहन जो 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको हम लोग 500 शेयर्स दिए। ये भी तो सेम ही कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है। रेशियो देख ले, रेशियो के हिसाब से मैच कर लो ना। पहले वाले क्या क्या था, जो 1,200 मांगा उसको हम कितना शेयर्स दिए? 600। तुम अलग अलग लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम में अगर तुमको लगे मैं इतना क्यों सोचे तो अलग अलग लिख लो, लेकिन रेशियो सेम आ रहा है। देख 1,200 को 600 दिए मतलब रेशियो ऑफ अलॉटमेंट क्या है? 2:1। 1,000 को 500 दिए मतलब रेशियो ऑफ अलॉटमेंट क्या है? 2:1। तो एक कैटेगरी से तो बिलोंग कर रहा है, अभी एक कैटेगरी है। इसके बाद क्या बोल रहा है, विनीत जो 1,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, paid his application and allotment money in order but did not pay the call money. अच्छा, and the remaining applicants paid as and when due. विनीत कौन था? विनीत के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, तो इसका मतलब इसको अपने फुल शेयर्स अलॉट किया है। दो कैटेगरी के लिए साफ साफ बताया है कि 1,200 को 600 दिए, 1,000 को 500 दिए। विनीत के लिए तो कुछ बोला नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जितना अप्लाई किया पूरा दे दिए होंगे। रिफंड बोला नहीं है। हाँ बोल। नहीं, हाँ एकदम अप्लाइड लिखा है, लेकिन अलॉट कितना किए नहीं बताया। तो नहीं बताया तो हम लोग क्या मानेंगे, उन लोग को फुल अलॉटमेंट किए होंगे। तुम ये मत मानना कि इतना दे दिया, अज्यूम नहीं कर सकता है तुम ये। और रिफंड अज्यूम नहीं कर सकता, बोलेगा रिफंड किए, कुछ नहीं बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, फुल अलॉटमेंट हुआ होगा। और अभी हम लोग चार्ट बना दे रहे हैं, टेबल बनाते साफ समझ में आ जाएगा। तो देख टेबल अपने जब बना रहे हैं तो यहाँ पे अपने सबसे पहले आएंगे कैटेगरीज है यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे कैटेगरी, रेशियो, अप्लाइड, अलॉटेड। तो देखो यहां पे आ जाओ, सबसे पहले हम लोग इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल एप्लीकेशंस कितने शेयर की आई है? 11,100 ना। और हम लोग मैक्सिमम अलॉट कितना कर सकते हैं? 10,000। अब एक काम करो ना, ये दोनों को तुम लोग विनीत को, नहीं विनीत नहीं, क्या नाम है, विमल एंड मोहन, चाहो तो एक साथ रख सकते हो। एक साथ रखेंगे तो कितना होगा, अप्लाइड फॉर 1,200 प्लस 1,000 शेयर्स, मतलब कितने शेयर्स, 2,200 शेयर्स। 2,200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और हम लोग उसको अलॉट कितना कर रहे हैं? 2,200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया था, हम लोग उसको अलॉट कर रहे हैं। यहां से चला जा 1,100 शेयर्स, तो कैसे कैलकुलेट होगा ये भी देख लो। अगर हम लोग कैसे कैलकुलेट में जाए तो कितना, इसको कितना अलॉट किया 600 और इसको कितना अलॉट किया 500। इसका मतलब कितना अलॉटमेंट हुआ है 1,100 शेयर्स। रेशियो कितना है 2:1। कोई दिक्कत इसमें? अब अपने आ जाओ नेक्स्ट पार्ट इज, यहां पे ये रेशियो क्या हो गया, नहीं रेशियो नहीं, कैटेगरी 1। अब कैटेगरी 2 में आ जाओ। कैटेगरी 2 में क्या हो रहा है, बैलेंस कितने शेयर्स बच रहे हैं, किसी को रिफंड हुआ है ऐसा कुछ बोला है क्या? तो अब अपना बचा कितना,
कितना शेयर्स बच रहा है बताओ? 8,900। अच्छा 8,900 और अलॉटेड में कितना बच रहा है? सेम बच रहा है। तो देख इसका मतलब तुमको समझ में आया कि एक कैटेगरी थी जिसमें विमल था और कौन था? मोहन था। उनको 2:1 में अलॉट किया गया और बाद बाकी जो भी लोग हैं उनको किस में अलॉट किया गया? 1:1 में अलॉट किया गया, राइट। तो मतलब ये जो विनीत है वो 1500 से अप्लाई किया था, तो हम लोग उसको कितना शेयर्स दिए होंगे? 1500 ही शेयर्स दिए होंगे। क्लियर है ये चीज? तो ये पार्ट अपना यहां पे कंप्लीट हो गया। अब यहां पे इस पार्ट से रिलेटेड, प्रोराटा से रिलेटेड, दिस वन इज प्रोराटा, है ना। तो इससे रिलेटेड हम जो एक्स्ट्रा एक वर्किंग करता है वो यहां पे कर ले रहे हैं। दैट इज एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड। तो यहां पे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड कितनी आ रही है? एक बार सम पढ़ लो क्योंकि यहां शायद थोड़ा सा स्पेसिफिक है। यहां पे क्या बोल रहे हैं, ये 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कितना पेमेंट कर दिया था? 6,000। तो 1200 पे 6,000 मतलब कितना पेमेंट किया? 5 रुपया, सिर्फ एप्लीकेशन ही दिया है। और मोहन जो किया, क्या किया था? पूरा दे दिया था 25,000 रुपया। तो यहाँ पे ना इन दोनों का अमाउंट बस थोड़ा सा अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पहला वाला बंदा विमल, तो विमल जो है, विमल कितना एक्स्ट्रा दिया है? विमल 200 शेयर्स पे एक्स्ट्रा दिया है ना। 1200 शेयर्स मांगा था, हम उसको कितना शेयर्स दिए? 1000 शेयर्स, 600 शेयर्स दिए। 1200 शेयर्स मांगा था, 600 शेयर्स दिए। इसका मतलब 600 शेयर्स पे एक्स्ट्रा दिया है। तो 600 शेयर्स पे एक्स्ट्रा कितना दिया है? 5 रुपया। एंड शेयर्स अलॉटेड कितने हैं? 600। इसका मतलब 5 रुपया पर शेयर मेरे पास एक्स्ट्रा आया हुआ है। समझ में आ रही है? विमल जो था, हम विमल को क्यों अलग किया यहां पे पता है? क्योंकि एक दूसरा वाला कैटेगरी वाला बंदा पूरा पैसा एक साथ दे दिया है, फुल टिल मतलब पूरे शेयर्स का। तो इस केस में थोड़ा सा डिफरेंटली लेना पड़ेगा, तो हम लोग इसको थोड़ा सा अलग कर लिए। देखो विमल जो है 600 शेयर्स पे एक्स्ट्रा दिया है, क्योंकि 1200 शेयर्स मांगा था, मैंने 600 शेयर्स दिया, यानी 600 शेयर्स पे एक्स्ट्रा दिया। वो 6,000 रुपया दिया था टोटल में 1200 शेयर्स पे। तो देखो 6,000 डिवाइडेड बाई 1200 कर, वो 5 रुपया ही दिया था पर शेयर पे, मतलब वो सिर्फ एप्लीकेशन ही दिया था, है ना। क्योंकि वो 1200 शेयर्स मांगा था इसलिए 1200 इंटू 5 करके भेज दिया था। बट हम तो उसको 600 शेयर्स ही अलॉट किए हैं, तो 600 शेयर्स का पैसा तो मेरे पास एक्स्ट्रा आया हुआ है। कितना एक्स्ट्रा आया हुआ है? 600 इंटू 5, एंड शेयर्स अलॉटेड है 600। उसको विमल को तो हम लोग 600 शेयर्स ही दिए हैं, तो पर शेयर पे उससे कितना एक्स्ट्रा रुपया लिए हैं? 5 रुपया पर शेयर अलॉटेड, 5 रुपया एक्स्ट्रा है। डन, ठीक है ना। सबको समझ में आ चुका है ये। अब आ जाओ, विमल के बाद एक दूसरे बंदे का भी नाम ले ले रहे हैं, जो कौन है? मोहन। मोहन क्या किया देख, मोहन तुमसे कितना मांगा था? 1000 शेयर्स। और तुम उसको कितना शेयर्स दियो? 500 शेयर्स। यानी 500 शेयर्स पे वो तुमको एक्स्ट्रा पैसा दे चुका है। कितना एक्स्ट्रा दे चुका है? 25,000 पे 1000 शेयर्स के लिए दिया है, तो 500 शेयर्स के लिए कितना दिया है? आधा कर दो सीधा, 12,500। 500 शेयर्स पे पूरा का पूरा एक्स्ट्रा है। क्लियर है ना ये चीज? तो 12,500 एक्स्ट्रा दिया है। क्लियर है ना ये? एकदम सिंपली निकाल लिया, डिवाइडेड बाई शेयर्स अलॉटेड कितने हैं? 500। वो तो 12,500 तो एक्स्ट्रा दिया है ना। टोटल 25,000 रुपया दिया। 25,000 कितने शेयर्स पे दिया? 1000 शेयर्स पे, है ना। अच्छा तुम एक काम करो, एक एक शेयर्स पे निकाल लो तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा, क्योंकि तुम लोग उसी तरह कर, वो तो एक्स्ट्रा जाएगा, वो तो जाएगा ही सारा, हम नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो बेसिकली क्या हुआ ना, वो एक्स्ट्रा कितना दिया है, तुम लोग पूरा अगर लेना चाहे तो पूरा यहाँ पे कंसीडर करो। हम लोग उसको 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो कितना करके अप्लाई किया? 25 रुपया दिया, 25,000 दिया। हम लोग उसको कितना शेयर्स दिए? 500 शेयर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? 500 शेयर्स पे एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है। कितना एक्स्ट्रा आया हुआ है? 25 रुपए एक्स्ट्रा आया हुआ है। ठीक है, 500 शेयर्स पे 25 रुपए एक्स्ट्रा आया हुआ है। अब डिवाइडेड बाई कितने शेयर्स अलॉटेड है? 500। इसका मतलब वो हम लोगों को एक्स्ट्रा कितना दिया है? ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। यहां पे अपने आ जाते हैं, इसको करने के बाद नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट मतलब सिंपली हम लोग जर्नल्स में मूव ऑन करने वाले हैं। जर्नल्स में आ जाओ, थोड़ा सा वर्किंग के लिए स्पेस हम और छोड़ दिया है।
तो सबसे पहली एंट्री अपनी क्या होनी चाहिए? एप्लीकेशन रिसीव कर लो, उसमें कुछ नहीं सोचना है। तो एप्लीकेशन रिसीव करते समय हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? नंबर 1, कोई डेट मेंशन है क्या? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पे कितना अमाउंट आ रहा है? देखो अमाउंट लेते समय तुम ध्यान देना, यहां पे मेरे पास 1200 शेयर्स पे कितना अमाउंट आ रहा है? टोटल एप्लीकेशंस कितनी आई है? 11100 ना? 11100 इंटू 5 करे तो राइट होगा? कर सकता है, लेकिन तुमको अब एक्स्ट्रा एक पार्ट डालना पड़ेगा। एक्स्ट्रा पार्ट क्या डालना पड़ेगा? एक बंदा जो था, जो कौन था? मोहन। मोहन क्या किया था? सिर्फ एप्लीकेशन का ही पैसा नहीं दिया, पूरा पैसा दिया। तो इस 11100 में बेसिकली क्या इंक्लूडेड है? सिर्फ 5 रुपए इंक्लूडेड है। अभी 20 रुपए और भी तो एक्स्ट्रा आए हुए हैं। देखो ये एप्लीकेशन का अमाउंट है। यहाँ पे देखो, अगर तुम लोग अलग से जाए, तुम लोग डिटेल्स में चला जाओ, देखो एक 1200 के लिए अप्लाई किया था, एक कितने के लिए अप्लाई किया? 1000 के लिए, और बाद बाकी कितने के लिए अप्लाई किए? 8900 के लिए। कह रही है, तो ये बंदा कितना दिया? क्या चीज? रिसीव करते समय तो पूरा पैसा लेना पड़ेगा ना, तो उस समय तो बैंक टू एप्लीकेशन ही करेगा। अमाउंट तुमको निकालना है, वो हम बता रहे हैं। तो वो हम बताने के लिए बोला तुम एक काम करो, 1200 पे कितना मिला? 5 रुपया मिला। फिर 1000 पे कितना मिला? 1000 पे 25 रुपया मिला। इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए तुमको समझ के रखना पड़ेगा। देखो यही सब चीज है जो टेक्निकल कर देता है। ये वाला सम भी ना शायद एग्जाम में आया हुआ है 2024 में, शायद स्पेसिमेन का होगा, जो भी है। तो 25। अब यहां पे आ जाओ, ये जो 8900 से ऐसा, उसमें कितना मिला? एप्लीकेशन ही मिला। राइट? क्लियर है ये चीज? तो ये अमाउंट हम इस तरह डिटेल बताए, कोई दरकार नहीं है डिटेल करने का, तुम समझ के रखो ना। 11100 शेयर्स पे तो सब कोई 5 रुपया दिया है, सभी कोई जो जो अप्लाई किया दिया। लेकिन एक बंदा जो मोहन था, वो क्या किया? 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, वो पूरा पैसा दे दिया। पूरा मतलब 25 रुपया दे दिया। वो 25 रुपया का 5 रुपया तो यहाँ इंक्लूडेड है ना? तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो वो और दिया, वो इंक्लूड कर दो। 1000 इंटू वॉट? 20 रुपया। तो तुम किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर ले, जैसे भी कैलकुलेट करेगा अमाउंट उतना ही आएगा। इस तरह कैलकुलेट करो या इस तरह कैलकुलेट, समझाने के लिए हम बोध वे बता दिए, जिसको जैसा समझ। डन? अब आओ नेक्स्ट पार्ट। हो गया ये? नेक्स्ट नंबर 2 एंट्री में मूव कर रहे हैं हम लोग। जिसको भी डाउट लगे पूछते रहना। अब हम लोगों को क्या करना है, ध्यान दो। हम एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड कितना होना चाहिए? एक इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट जब तुम करोगे, ये तो यही वाला अमाउंट होगा। कितना अमाउंट? अमाउंट बता दो ना। 75,000, 75,500, ये हो गया। अब ध्यान दो, एक बार सम ठीक से पढ़ लो। कुछ पैसा रिफंड करने बोला है क्या? देखो बोल रहा है नीचे, सरप्लस मनी पेड बाय बोथ विमल एंड मोहन वॉज यूज टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल, एंड सरप्लस बियॉन्ड द कॉल वॉज रिफंडेड। ठीक है? मेरे को बताओ, यहां पे सरप्लस बियॉन्ड द कॉल है किसका? यहां से तुमको समझ में आ जाए। इसका तो बियॉन्ड द कॉल्स है ही नहीं। इसका तो जो पैसा होगा कहां जाके एडजस्ट होगा? इसका पैसा 10 रुपया अलॉटमेंट में है, ये 5 रुपया ही एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो भी हम लोग उसको क्या बोलेंगे? 5 रुपया और दो। राइट? लेकिन मोहन जो है वो 25 रुपया एक्स्ट्रा देके रखा है। 25 रुपया एक्स्ट्रा देके रखा, तो हम क्या करेगा? 25 रुपया में 10 रुपया कहां एडजस्ट करेगा? अलॉटमेंट में। 10 रुपया एडजस्ट होने के बाद और 10 रुपया कहां पे एडजस्ट करेगा? फर्स्ट कॉल में। अब उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हमको रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है? कौन सा? हाँ, पूरा कॉल्स इन एडवांस हो गया। तो चलो नेक्स्ट आओ, यहां पे आओ एंट्री में। यहां पे एंट्री में अपने क्या करेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू। एक बार हम लोग सिंपली क्या काम कर रहे हैं, पहले रिफंड वाला पार्ट निकाला। रिफंड वाला पार्ट एक बार निकालो तो, टू बैंक कितना रिफंड कर रहे हो? 12,500। पूरा 12,500 रिफंड हो रहा है।
12,500 रिफंड हो रहे हैं ना, समझ गया नहीं तुम लोग? 12,500 इसलिए रिफंड हुआ क्योंकि देखो जो 1000 शेयर्स मांगा था उसको हम लोग 500 शेयर्स दिए, ठीक है, और वो पूरा पैसा दे चुका है। वहां पे जो 25 रुपये पर शेयर अलॉटेड निकाले ना उसको मत कंसीडर करो, इसमें कंफ्यूजन होगा, इसको नॉर्मली समझो। इसमें नॉर्मली क्या समझना है, ये बंदा 1000 शेयर्स मांगा, हम इसको 500 शेयर्स ही दिए, और ये 1000 शेयर्स पे पूरा पैसा दे चुका है। हम इसको अलॉट कितना शेयर्स कर रहे हैं? 500 शेयर्स। तो इसका मतलब 500 शेयर्स का तो पूरा अमाउंट मेरे पास क्या आया हुआ है? पूरा ही तो एक्स्ट्रा है, पूरा ही एक्स्ट्रा है क्योंकि वो पूरा पैसा दिया हुआ है, राइट? तो पूरा रिफंड करेंगे उसको, तो पूरा रिफंड करेंगे तो एंट्री यहाँ पे जो अमाउंट आना चाहिए कितना होना चाहिए? 500 शेयर्स पे पूरा 25 रुपये होना चाहिए। नेक्स्ट, क्योंकि ना यहाँ पे एक्स्ट्रा 25 रुपये तुमको दिख रहा है, लेकिन हो क्या रहा है ना, वो जो 500 शेयर्स अलॉटेड है उसका भी तो पूरा पैसा दिया हुआ है। ध्यान दो, ये क्या किया, 1000 शेयर्स पे तुमको पूरा का पूरा 25 रुपया दे चुका है, तो 1000 शेयर्स पे तुम अपने ऊपर पे लेके देखो ना, ये क्या किया ना, ये तनिष्क जो है मेरे से 1000 शेयर्स मांगा और 25 रुपया पूरा सारे कॉल तक का अमाउंट मेरे को भेज दिया, तो मेरे को 25,000 रुपया भिजवा दिया, और हम इसको बोला तनिष्क हम तुमको 500 शेयर्स अलॉट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 500 से हम इसको अलॉट किया उसका पैसा भी तो पूरा मेरे पास आया हुआ है, राइट ना? तो जो एक्स्ट्रा 500 शेयर जो ये मांगा हम दिया नहीं, वो पैसा भी तो पूरा मेरे पास पड़ा है, वो पूरा का पूरा एक्स्ट्रा है, तो वो हम क्या करें, वापस दे दे, वो पूरा वापस दे दे रहे। क्लियर? अब नेक्स्ट आओ, इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट हम लोगों को ट्रांसफर कहां करना है अमाउंट? एक पार्ट हमें ट्रांसफर करना है अलॉटमेंट में, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा? अलॉटमेंट में जो अमाउंट ट्रांसफर होगा, देखो यहां पे ध्यान दो, यहां पे तुम लोग उस पे लोगे ना जो तरीका हम बताता है, यहां पे 600 शेयर्स पे 5 रुपया करके एक्स्ट्रा आया हुआ है ना, वो ट्रांसफर होगा, और उसके साथ साथ 1000 शेयर्स पे 10 रुपया करके एक्स्ट्रा आया हुआ है ना, 1000 नहीं, 500 500 500 शेयर्स पे 10 रुपया करके आया हुआ, वो ट्रांसफर होगा, ठीक है? कह रही है ये ट्रांसफर कितना हो गया? अरे जो 600 शेयर्स 1200 शेयर्स मांगा, जिसको 600 शेयर्स दिए उसका भी तो 5 रुपए एक्स्ट्रा आया हुआ था, वो भी ले लिए, और जो 500 शेयर्स जिसको 1000 शेयर्स मांगा था उसको 500 शेयर्स दिए, उसका भी तो मेरे पास एक्स्ट्रा आया हुआ, ये पूरा पैसा, वो तो 500 शेयर्स जो हम अलॉट किए पूरा ही तो 25 रुपए दे रखा है, तो उसका 10 रुपये अलॉटमेंट का भी आया हुआ है, कॉल का भी 10 रुपये आया हुआ है, तो हम लोग अलॉटमेंट का अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिए, तो टोटल कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ यहाँ पे? 8,000। एंड इसके साथ साथ आ जाओ, हम लोग को तो जो 500 शेयर जो मोहन है वो तो कॉल का पैसा भी देके रखा है, तो कॉल का पैसा जो देके रखा है उसको कहां ट्रांसफर करे? तुम लोग को याद है लास्ट क्लास ही एक सम बता रहा था, तुमको मन है तो टू फर्स्ट कॉल में डाल दे, और तुमको मन है तो कॉल्स इन एडवांस में डाल दे, जैसा करना चाहे वैसा कर सकते। लास्ट क्लास तुम लोग कुछ बच्चा लोग फर्स्ट कॉल में डाल के किया था, हम कॉल्स इन एडवांस में करवाया था, अभी हम फर्स्ट कॉल में डाल के करवा दे, ठीक है? तो यहां पे अपने कर दे रहे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख सकता है क्योंकि एक ही कॉल है। यहां पे कितने शेयर्स का पैसा है? 500 इंटू 10 मतलब 5,000, डन। अब इसके बाद आओ, कैपिटल में कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ? टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं भाई, जितना शेयर्स अलॉट किए उतना ही ट्रांसफर होगा। अलॉट कितना किए? 10,000 शेयर्स एंड इंटू 5। देखिए एंट्री तुम्हारा मैच भी कर रहा हो, डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा होगा। और देख लो जिसको अगर कुछ भी डाउट लगे अपना डाउट स्पेसिफिक डाउट क्लियर करो, यहां पे कैलकुलेशन अच्छा दिया है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में आओ, नेक्स्ट पार्ट क्या दिया जा रहा है? नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है कि सरप्लस मनी रिफंड वाला पार्ट तो हम लोग कर चुके हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो विमल तो पैसा पूरा, मतलब विमल सिर्फ जितना दिया था एक्स्ट्रा पता है, मोहन पूरा एक्स्ट्रा दिया था, विनीत 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, सिर्फ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी इन ऑर्डर दिया बट कॉल मनी नहीं। मतलब इन सिंपल वर्ड्स बोलना चाह रहा है अलॉटमेंट कोई फेल नहीं किया है ना? फेल कौन कर रहा है? कॉल फेल किया जा रहा है। कितने शेयर्स पे? 1500 शेयर्स पे। चलो एंट्री करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मतलब कॉल, ये अलॉटमेंट की एंट्री। हमारी एंट्री यहां पे क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड
टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे अमाउंट कितना होना चाहिए? जितने शेयर्स अलॉट किए हैं 10,000 इंटू पर शेयर अलॉटमेंट कितना है? 10 रुपया। नेक्स्ट वन, यहाँ पे जब हम लोग रिसीव करेंगे तो रिसीव करते समय कुछ फेल हुआ है क्या? फेल कुछ नहीं हुआ है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अगर सिंपल तरीके से लेना चाहो तो तुमको लेना कितना है? 10,000 इंटू 10 1,00,000, और कितना ऑलरेडी आया हुआ है? 8,000। माइनस कर दो, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1,00,000 माइनस 8,000 ना, मतलब 92,000। और दूसरे तरीके से तुम लोग ले सकते हैं 1200 से 600 शेयर्स पे 5 रुपया नहीं मिलेगा, मतलब 5 रुपया मिलेगा, और 1000 शेयर्स पे कुछ नहीं मिलेगा। मतलब आपने यहाँ पे अगर लेना चाहे तो टोटल 10,000 शेयर्स है ना, इस 10,000 शेयर्स में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इजीली वो निकल जाएगा। ये सब ये केस कब अप्लाई करते हैं ना, जैसे तुमके सम में डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है अलॉटमेंट में कितना पैसा मिला, तो तुम इसको अप्लाई करो। अगर प्रॉपर सम कर रहा है तो डायरेक्टली ये वाला पार्ट अप्लाई कर दो, डिफरेंस निकाल दो। तो यहाँ पे बेसिकली अगर तुम लेगा तो 600 शेयर्स पे कितना मिलेगा? सिर्फ 5 रुपया मिलेगा, क्योंकि 5 रुपया एक्स्ट्रा मिला हुआ था। और जो 1000 शेयर्स है उस पर कितना मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। 1000 शेयर्स पे तो पूरा मिला हुआ था 10 रुपया। अब बैलेंस जो बचा, कितना शेयर्स बचा? 10,000 माइनस 1,600 कर दो। ओ सॉरी, 500 है क्या? ये 500 शेयर्स पे कुछ नहीं मिलेगा। और इधर कितना शेयर्स बचा? 8,900 ना, तो 8,900 पे कितना मिलेगा? 10 रुपया। देख लो कैलकुलेट करके, सेम अमाउंट आ रहा है। 600 शेयर्स पे 10 रुपया मिलना था, 5 रुपया ऑलरेडी मिला हुआ था, तो बैलेंस 5 रुपया मिलेगा। 500 शेयर्स पे कुछ नहीं मिलेगा, और यहाँ पे 8,900 शेयर्स जो बचे उस पे कितना मिलेगा? सारे 1:1 का अलॉटमेंट था, तो पूरा मिलेगा 10 रुपया। तो तुम ये जो 92,000 कैलकुलेट किया, ऐसे भी 92,000 ही आने वाला है। तो ये सब कैलकुलेशन कब काम लगेगा ना, जैसे तुम लोग लास्ट क्लास एक सम कर रहा था, 1 मार्क्स में पूछ रहा था, तो उस समय एंट्री नहीं कर रहे हो तुमको ये अमाउंट निकालने के लिए डिफरेंस 2 एंट्री पास करना पड़ेगा। क्यों पास करेंगे? हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट आओ, अलॉटमेंट के बाद हम लोग कहां मूव कर जाएंगे? कॉल में। तो कॉल की एंट्री नॉर्मली पास कर दो, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें अमाउंट कितना आना चाहिए? कोई फॉरफिट हुआ है क्या शेयर्स? लेटर ऑन फॉरफिटेड, मतलब कॉल फेल किया उसके बाद फॉरफिट किए ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ फॉरफिट नहीं हुआ, तो पूरे 10,000 शेयर्स पे डिमांड कर देंगे कितना? 10 रुपया। रिसीव करते समय एंट्री क्या होनी चाहिए, ये पूछ लेते हैं किसी बच्चे से। शिवांशु बता। नहीं, अभी तक नहीं है। देखिए, बात करिए। बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिटेड। कॉल्स इन एडवांस हम लिया नहीं था। अगर कोई कॉल्स इन एडवांस लिया है ऊपर में यहाँ पे टू फर्स्ट कॉल की जगह, तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ध्यान देना, तो जो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को जितने से डेबिट किया उतने से क्रेडिट करोगे ना। ऑलरेडी तुम यहाँ पे कुछ शेयर से क्रेडिट कर चुके हो, ठीक है ना। एक ध्यान दे, हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज डेबिट क्रेडिट मैच करते चलते हैं। तुम यहाँ पे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को 10,000 शेयर से डेबिट किया है, तो क्रेडिट भी 10,000 शेयर से करना चाहिए। तुम ऑलरेडी 500 शेयर से क्रेडिट कर चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे यार, डिफरेंस निकाल देना। यहाँ पे अमाउंट कितना आना चाहिए? 1,00,000। 1,00,000 में ऑलरेडी कितना आया हुआ है? 5,000 ना, मतलब सारे शेयर होल्डर पैसा दे देते तो कितना मिल जाता? 95,000 मिलता। लेकिन एक पर्सन फेल किया, कौन? जो 1,500 शेयर्स लेके रखा था। अब 1,500 शेयर्स लेके रखा था तो वो क्या पूरा पैसा देके रखा था? नहीं ना। तो कितना पैसा, मतलब कुछ भी नहीं, 1:1 का रेशियो में था, कुछ एडवांस नहीं था उसका। तो इसका मतलब जो फेल किया तो कितना फेल किया? 1,500 इंटू 10। अब बैंक में कितना अमाउंट आया?
तुम अगर एंट्री पास करके कर रहे हो तो बैलेंसिंग फिगर ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कैलकुलेशंस कर रहे हो तो सोचो 1 लाख शेयर्स में 500, 1 लाख शेयर्स नहीं, शेयर्स कितने हैं 10,000 शेयर्स में 500 शेयर्स पे तो ऑलरेडी एडवांस आया हुआ था। तो क्या था, मोहन था, मोहन पहले से दे रखा था, वो तो देने वाला ही नहीं है, ठीक है, वो ऑलरेडी यहां माइनस हुआ है देखो। और जो पर्सन फेल किया 1500 शेयर्स पे वो भी पैसा नहीं दिया, तो कितने शेयर्स पे अमाउंट मिला, 8,000 शेयर्स में कितना अमाउंट मिल रहा है 10 रुपया। तो ये अमाउंट कितना आना चाहिए 80,000। तुम देख बैलेंसिंग। लेकिन अगर मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कितना अमाउंट मिला तो हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे, बैंक एंट्री थोड़ी पास करेंगे। डन। तो अब और क्या पूछा है, फॉरफिट किया जा रहा है क्या शेयर्स। यस, हम लोग क्या कर रहे हैं, द कंपनी फॉरफिटेड विनीत शेयर्स एंड उसको लेटर ऑन री इश्यू भी कर दिया गया। अब तो नॉर्मल एंट्रीज हो गया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, विनीत के शेयर्स को अगर फॉरफिट करते हैं तो क्या एंट्री होनी चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। विनीत के शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं, विनीत का कितना शेयर्स था 1500 शेयर्स, तो यहाँ पे 1500 शेयर्स क्या फुल्ली कॉल्ड अप है, फुल्ली कॉल्ड अप ही तो है, हाँ कॉल तक कॉल किया है, फुल्ली कॉल्ड अप है। फुल्ली कॉल्ड अप मतलब 25 रुपया, 10 रुपया नहीं, इंटू 25। इसके बाद आ जाओ, कुछ प्रीमियम था क्या, नहीं कोई प्रीमियम नहीं था। तो 2 कॉल्स इन एरियर, ये क्या नहीं दिया हम लोगों को, ये 1500 शेयर्स पे 10 रुपया करके नहीं दिया है, तो इसका मतलब कितना दे चुका है, ये 1500 शेयर्स पे 15 रुपया करके दे चुका है, मतलब पर शेयर फॉरफीचर इज रुपी। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम लोग इसमें से शेयर्स को री इशू कर रहे हैं, कितने शेयर्स को, 500 शेयर्स को री इशू किया जा रहा है 20 रुपया में। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 25 रुपए का चीज 20 रुपया में दे रहा है, 5 रुपया डिस्काउंट, इनटू शेयर्स री इशूड 500। लास्ट वन कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व के लिए अपना एंट्री तो सबको पता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। इसका अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, तुम बता अमाउंट 5,000 है क्या। अच्छा 5,000 हम लोग देखो यहां से सिंपली निकाल लेंगे, पर शेयर फॉरफीचर इज 15 रुपया, पर शेयर डिस्काउंट इज 5 रुपया, तो इसका मतलब पर शेयर गेन इज 10 रुपया पर शेयर फॉरफिट किए, 5 रुपया डिस्काउंट दे दिए, तो गेन कितना किए 10 रुपया। कितने शेयर्स पे जितने हो, तो री इशू शेयर्स आर 500 इंटू 500, मतलब अमाउंट होगा कैपिटल रिजर्व का 5,000। अब एक एक्स्ट्रा पार्ट हम लोग ले रहे हैं, दैट इज बैलेंस इन शेयर फॉर फीचर। बैलेंस इन शेयर फॉर फीचर कितना बचेगा, शेयर्स लेफ्ट कितने हैं 1000 शेयर्स, पर शेयर फॉर फीचर कितना था 15 रुपया, यानी बैलेंस इन शेयर फॉर फीचर इज 15,000। इसका काम बैलेंस शीट में लगेगा, अभी रोल नहीं है, ठीक है। और क्या था होमवर्क, देखो हम लोग जो अभी तक कंसेप्ट समझे थे, शेयर्स हम लोग कैश कंसीडरेशन में भी इशू कर सकते हैं, अदर देन कैश कंसीडरेशन में भी इशू कर सकते हैं। तो कैश कंसीडरेशन में शेयर्स जब इशू होता है तो इन इंस्टॉलमेंट इशू कर सकते हो, एक फुल्ली पेड भी इशू कर सकते हो। फुल्ली पेड शायद लास्ट क्लास बता दिया था ना, शेयर्स अगर फुल्ली पेड इशू करे, फुल्ली पेड में तो 10 रुपए का शेयर्स है, पूरा 10 रुपए एक बार में दे दो, करवा दिया था ना। तो अपने को एक करना बाकी है अदर देन कैश कंसीडरेशन। अगर शेयर्स अदर देन कैश कंसीडरेशन में इशू किया जाता है तो क्या जर्नल एंट्रीज होती, तो आ जाओ यहां पे, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश कंसीडरेशन। अदर देन कैश कंसीडरेशन, देख अदर देन कैश कंसीडरेशन मतलब क्या हुआ, हम कंसीडरेशन मतलब बदले में होता है, तुमको बदले में क्या मिल रहा है, तो कंसीडरेशन अदर देन कैश मतलब क्या हुआ, हम शेयर्स तो दे रहे हैं बट मेरे को बदले में कैश नहीं मिल, कुछ और कंसीडरेशन मिल रहा है, ठीक है। कुछ और कंसीडरेशन मतलब क्या हुआ, मेरे को किसी लाइब्रेरी को पे करना था, मेरा लाइब्रेरी पेड ऑफ हो जा रहा है, ठीक है, मेरे को फर्नीचर मिल जा रहा है, मेरे को बिल्डिंग मिल जा रही है, एटसेट्रा, इन सब को बोलते हैं अदर देन कैश कंसीडरेशन।
तो अब क्वेश्चन ये आता है इसकी एंट्री कैसे होनी चाहिए, क्या क्या चीजों से रिलेटेड तुमसे जज किया जा सकता है तुमको एग्जाम। ऐसे तो बहुत कुछ हो सकता है, पर तुम लोग क्लास 12th में हो तो तुम लोग को किस चीज से रिलेटेड जज किया जा सकता है, वो सब पार्ट समझते हैं। नंबर 1, फॉर परचेज ऑफ गुड्स, ये सब नॉर्मल एंट्री पूछ रहा है अभी तुम लोगों से। फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ये नॉर्मल जनरल एंट्री पूछा जा रहा है। तो तनिष बता दो, गुड्स परचेज किया क्रेडिट में क्या एंट्री पास करेगा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, नहीं, क्रेडिटर्स टू कैश, क्रेडिटर्स टू गुड्स, गुड्स टू। अंशिका तुम बता, परचेज टू क्रेडिटर्स, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट वन, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। अगर हम लोग एसेट परचेज करते हैं, फॉर परचेज ऑफ एन एसेट ऑन क्रेडिट। अच्छा, पहले एक चीज छोटा सा समझ लो, ये जो क्रेडिटर्स है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मतलब पेएबल है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, हर जो भी पेएबल्स है उसको सिर्फ ये ऐड कर दे रहा है कि ये पेएबल है, जिससे क्या होगा ना, हम लोग बार बार इसके लिए पे शेयर्स इशू करने के लिए एंट्री नहीं करेंगे, सिंगल एंट्री करेंगे। मतलब क्रेडिटर्स पेएबल है और कुछ नहीं है। ठीक है, क्रेडिटर्स तो पेएबल ही है ना, मतलब मुझे पे करना है उसे कुछ। अच्छा, अब आओ परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट। काव्या बता क्या एंट्री पास करे? एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स। देख, अगर तुम ना एकेडमिकली ऐसा लिखता है तो ये गलत है, क्योंकि गुड्स के लिए जो जिसके लिए गुड्स के लिए अगर पेमेंट करना रहता है तो उसको हम लोग क्रेडिटर्स बोलते हैं। अदरवाइज वर्ड क्रेडिटर्स यूज नहीं होता है। तुमको या तो स्पेसिफिक होना पड़ेगा क्रेडिटर्स फॉर एसेट, या तो क्रेडिटर फॉर एसेट हो जाओ, या सिंगल वर्ड यूज करना है तो वेंडर। अपने वेंडर वर्ड बोर्ड के यूज करते हैं, क्रेडिटर्स नहीं यूज कर सकता, गलत हो जाएगा। या तो स्पेसिफिक क्रेडिटर्स फॉर एसेट लिखना पड़ेगा। नॉर्मली क्रेडिटर्स मतलब होता है गुड्स के लिए क्रेडिटर्स है, गुड्स के लिए पेएबल है। तो यहां पे ये जो क्रेडिटर्स आ रहा है फॉर एसेट या वेंडर, ये है क्या हमारे लिए? पैसा देना है ना, मतलब लाइबिलिटी, मतलब पेएबल है, राइट ना, पेएबल ही तो है ये। नेक्स्ट आ जाओ। अदरवाइज क्या होता है ना, हम पेएबल नहीं लिखेगा ना, तो हर एंट्री के लिए मेरे को तुमको एक एंट्री बताना पड़ेगा। अब क्रेडिटर्स को शेयर्स इशू कर रहे हैं तो तुम एंट्री क्या करेगा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। हम लोग ऐसा बार बार नहीं लिखेंगे, हम लास्ट में एक तो पेएबल लेंगे। अब जितने भी पेएबल्स है शेयर्स इशू कर रहे हैं तो क्या एंट्री करेंगे? पेएबल्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो क्रेडिटर्स को देंगे तो क्रेडिटर्स टू शेयर कैपिटल होगा, क्रेडिटर्स फॉर एसेट को देंगे तो क्रेडिटर्स फॉर एसेट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड वन, फॉर बिजनेस परचेज। देखा, बिजनेस परचेज मतलब बिजनेस के लिए गुड्स खरीद रहे हैं, वो बात नहीं हो रहा है, हम किसी रनिंग बिजनेस को खरीद ले रहे हैं। उसका मतलब भी बताता है, रुको। फॉर बिजनेस परचेज, बिजनेस परचेज मतलब हम गुड्स परचेज की बात नहीं कर रहे हैं। तो वो सपोज कर लो कि तनिष्क ना एक बिजनेस करता था, छोटा मोटा कोई बिजनेस था, और आदर्श जो एक बिजनेस कर रहा था, आदर्श का बड़ा बिजनेस था, उसमें तनिष्क जो करता था ना, सप्लाई करता था गुड्स। मतलब जॉब वर्क में ये काम करके उसको गुड्स दे देता था, जिसको फर्दर फर्निश करके मार्केट में बेचता था। समझना चीजों को। अब क्या हुआ कि इसका तनिष्क का जो बिजनेस है लॉस पे चल रहा है, और आदर्श को दिखा मेरे लिए तो काम का चीज है, क्योंकि ये जो जॉब वर्क में भी मेरे को गुड्स देता है तो प्रॉफिट रखता है। अगर हम पूरा का पूरा इसका यूनिट ही खरीद ले तो हमको प्रॉफिट तो इसको बार बार नहीं देना पड़ेगा। समझ रहा है ये चीज? इसका तनिष्क का एक बिजनेस था जिसमें बेसिकली क्या था ना, वो कुछ प्रोडक्ट बना के आदर्श को सप्लाई करता था, और आदर्श उसमें फर्दर फर्निश करके मार्केट में बेचता था। आदर्श बड़े लेवल पे काम करता था, ये छोटे लेवल पे काम कर रहा था। तो अब बेसिकली क्या हुआ ना कि तनिष्क का बिजनेस लॉस में चल रहा था। आदर्श को बोला भी, तो आदर्श को भी लगा कि ये जब मेरे को गुड सप्लाई करता है तो ये अपना प्रॉफिट तो रखता होगा, तो क्यों ना हम इसका बिजनेस ही खरीद ले और कुछ स्टाफ को अपॉइंट करके उससे काम करवाएं, तो मेरा प्रॉफिट बच जाएगा। मतलब इसको जो प्रॉफिट देता है वो बच जाएगा।
और आराम से वो जो स्टाफ को सैलरी वगैरह देना है उसमें मैनेज हो जाएगा सर। अब क्या किया, ये इसको तनिष्क को बोलता है एक काम कर, तुम अपना बिजनेस मेरे को बेच दे। तो तनिष्क बोला देख मेरे पास ना बिजनेस में 10 लाख का एसेट है और मेरे को 3 लाख रुपया पे भी करना है। आदर्श बोला मतलब 7 लाख देने से काम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा 7 लाख का ही तो एसेट है, नेट एसेट तो 7 लाख का ही है, तुम्हारा 10 लाख का सामान है और 3 लाख रुपया तुमको देना है, तो तुम्हारे सामान को बेच के 10 लाख आएगा, हमको 3 लाख देना पड़ेगा, तो तुम्हारे बिजनेस का वर्थ तो 7 लाख ही हुआ। तो ठीक है बेच दो 7 लाख में बिजनेस। तो तनिष्क बोला नहीं नहीं 7 लाख में कैसे बेचे, हम इतना सालों से स्टैब्लिश करके रखे हैं, और अगर तुम मेरा बिजनेस स्टैब्लिश करने जाओगे तो अभी तुमको 6 महीना बनाने में लग जाएगा सब चीज। तो एक काम करो मेरे को तुम 8 लाख दे दो, हम बिजनेस बेच देते हैं। तो आदर्श रेडी हो गया, बोला ठीक है ले 8 लाख ले ले। क्यों? क्योंकि आदर्श दूसरे दिन से काम चालू कर सकता है, तो पूरा रेडी सेटअप मिल गया। तो ये एक्स्ट्रा 6 महीना प्रॉफिट कमाने के लिए जल्दी इसको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है ना, तो हम लोग प्रॉफिट कमाने के लिए किसी को भी कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट जो करते हैं ना उसको गुडविल बोला जाता है। तो अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग का तरीका क्या होगा देख, आदर्श अपने बुक में क्या रिकॉर्डिंग करेगा, आदर्श बिजनेस परचेज कर रहा है किसी का रनिंग बिजनेस, तो आदर्श अपने बुक में एंट्री पास करेगा, इसका जो भी एसेट्स है आदर्श के बुक में आएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड 10 लाख, टू लाइबिलिटीज अकाउंट 3 लाख, इसका 3 लाख का लाइबिलिटी भी तो ले रहा है, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड 10 लाख, टू लाइबिलिटीज अकाउंट 3 लाख, मतलब 7 लाख का नेट अमाउंट है। तो टू तनिष्क अकाउंट, तनिष्क को कितना देना है, इसको 8 लाख देना है। बात तो डील तो 8 लाख का हुआ है ना, तो देख डेबिट में शॉर्टफॉल आ गया। डेबिट में क्या चीज का शॉर्टफॉल है, एक्स्ट्रा देना पड़ा 1 लाख, और एक्स्ट्रा जो देना पड़ा 1 लाख उसके लिए लॉस है, बट इस लॉस को वो क्या करेगा ना, प्रॉफिट कमाने के लिए वो लॉस इंकर किया है, तो इसलिए उस लॉस को क्या नाम दे देगा, गुडविल। तो बिजनेस परचेज करते समय जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट होता है उसको हम लोग गुडविल के नाम से दिखाते हैं। ये तो एक तरीका हुआ, एक ऑप्शन हुआ। सपोज कर ले आदर्श तनिष्क को बोलता है देख भाई तेरा बिजनेस ऑलरेडी लॉस में चल रहा है, तुम अगर अभी मेरे को नहीं बेचेगा ना, अभी कुछ दिन बाद तुम्हारा और लॉस में जाएगा, और उस समय कोई तुमसे 4 लाख में भी बिजनेस को नहीं खरीद, तो तुम एक काम कर 6 लाख में बिजनेस। तनिष्क कन्विंस हो गया, बोला ठीक है ले लो 6 लाख में। तो इन सच केस क्या हुआ कि आदर्श बिजनेस कितने का खरीद रहा है, 7 लाख का, पे कितना कर रहा है 6 लाख, मतलब 1 लाख रुपया कमाई कर ले रहे हैं। और ये इनकम जो है वो क्या ऑर्डिनरी बिजनेस का इनकम है, ये डेली डेली होता रहता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट किस नाम से रखते हैं, कैपिटल रिजर्व। तो आदर्श अपने बुक में क्या एंट्री पास करता है, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड 10 लाख, टू लाइबिलिटीज अकाउंट 3 लाख, टू तनिष्क अकाउंट 6 लाख, 1 लाख का क्रेडिट में शॉर्टफॉल आया, और वो क्रेडिट में शॉर्टफॉल किस नाम से दिखाएंगे, कैपिटल रिजर्व। तुम लोग ये रट सकता है कि डेबिट में शॉर्टफॉल गुडविल के नाम से दिखाएंगे, क्रेडिट में शॉर्टफॉल कैपिटल रिजर्व के नाम से दिखाएंगे। हम क्यों बता दिया, डेबिट में जो शॉर्टफॉल दिखा रहे हैं वो लॉस है, लॉस किस अच्छे नाम से दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट कमाने के लिए इंकर कर रहे हैं, इसलिए उसको एक अच्छे नाम से गुडविल के नाम से दिखा देते। और अगर प्रॉफिट होता तो किस नाम से दिखा देते, कैपिटल रिजर्व के नाम से दिखा देते। और अगर सपोज कर लो इन लोग का डील होता नहीं भाई 7 लाख का बिजनेस है 7 लाख ही दे देते हैं, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। सिंपली एंट्री क्या होता है, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड 10 लाख, टू लाइबिलिटीज अकाउंट 3 लाख, टू तनिष्क अकाउंट 7 लाख, डेबिट क्रेडिट का शॉर्टफॉल ही नहीं आता। ठीक है, तो यहां पे बिजनेस परचेस के समय तुम्हारी एंट्री क्या होनी चाहिए, हम लोग एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटीज अकाउंट, टू वेंडर्स अकाउंट, यहां पे भी इसको वेंडर बोलेंगे। तो अगर डेबिट में शॉर्टफॉल आता है तो हम लोग उसको किस नाम से दिखाएंगे, गुडविल। तुम लोग ये अब याद रख सकता है कि डेबिट में शॉर्टफॉल आ रहा है बिजनेस परचेज के केस में, दैट शुड बी गुडविल, और अगर क्रेडिट में शॉर्टफॉल आता तो दैट शुड बी, ये बैलेंसिंग फिगर लिखा है, दैट शुड बी कैपिटल रिजर्व। कोई एक ही होगा, ऑब्वियस सा बात है, दोनों तो होगा नहीं। इसमें ये वेंडर अगेन क्या है, पेबल है। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल एंट्रीज कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। बस ये थोड़ा बिजनेस परचेज वाला तुम लोग थोड़ा सा अलग से समझा है कि अगर डेबिट में शॉर्टफॉल आएगा तो गुडविल, क्रेडिट में शॉर्टफॉल आएगा तो कैपिटल रिजर्व। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री, अमाउंट ड्यू टू प्रमोटर्स। देखो प्रमोटर्स का मतलब क्या होता है पता है, जो किसी चीज को प्रमोट करता है, किसी चीज को बनाता है। तो हम लोग यहाँ पे ऑब्वियस सा बात है कंपनी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं,
हम लोग जनरली किसी और के, जैसे बिल्डिंग बनाता है उसको भी क्या बोलते हैं, प्रमोटर ही तो बोलते हैं, बिल्डिंग बना रहा है। यहाँ पे क्या है, कंपनी बनाया। तो जो लोग मिलकर कंपनी बनाते हैं इनिशियल लेवल में, कंपनी का मेमोरेंडम फाइल करते हैं, आर्टिकल्स फाइल करते हैं, कंपनी के नेम क्लॉज के लिए अप्लाई करते हैं, कंपनी का फॉर्मल जो प्रिलिमिनरी पार्ट रहता है उसको कंप्लीट करवाते हैं, वो लोग कुछ खर्चा करते हैं ना। तो अब क्या हुआ, सपोज कर ले वो लोग खर्चा किया और हम उससे कंपनी खरीद लिया। काम तो वो किया है, कंपनी तो बनाया वो है, तो उसको तो पैसा चाहिए। तो उसको हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो उसको जब हम पेमेंट करेंगे तो हमारे कंपनी की बुक में तो रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि अब तो हम कंपनी खरीद लिया, कंपनी का ओनर तो हम बन गया। ऐसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में भी, ऐसा काम होता है। सपोज कर ले तनिष्क और 5-6 जन मिलके, 7 जन मिलके, 8 जन मिलके एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया, ठीक है। तुम लोग बनाया ना, तो तुम लोग क्या हो, प्रमोटर हो। अब तुम लोग कंपनी रन नहीं करना चाहता है, तुम लोग जस्ट बना के रख लिया कि अगर सपोज कर लो किसी को चाहिए, ये सब बिजनेस होता है, किसी को चाहिए तो हम लोग तुरंत कंपनी बेच देंगे। तो उसको क्या होगा ना, उसको कंपनी का फॉर्मेलिटीज वाला टाइम गैप मिल जाएगा। अगर हम कंपनी बनाने जाएं तो अप्लाई करना पड़ेगा, मेमोरेंडम बना के देना पड़ेगा, कंपनी का नाम आएगा तब मेरे को उसमें फर्दर मूवमेंट करना पड़ेगा, कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए, टाइम गैप आएगा ना 2-3 महीना का। तो बहुत सारे लोग वो 2-3 महीना का टाइम गैप नहीं चाहते हैं। तो 2-3 महीना का टाइम गैप नहीं चाहते हैं, तो उस समय क्या होगा, ये लोग के पास ऑलरेडी कंपनी बना हुआ है। तनिष्क बोला सर हम, मेरे पास कंपनी है, ले लीजिए ना आप, कल से काम चालू कर दीजिए, हम लोग बस ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब हम कंपनी ले लिया तो मेरा कंपनी हो गया, हम और अपना 5-6 ग्रुप मिला लिया, 7-8 जन हो गया हम लोग भी, तो हम लोग कंपनी परचेज किया ना इससे। तो कंपनी परचेज किया तो एट द टाइम प्रमोटर कौन है, ये लोग हैं। तब ये लोग प्रमोटर अपना कंपनी बनाने के लिए जो मेहनत किया, पैसा लगाया, वो लेगा नहीं क्या, देगा। कौन देगा वो, हम देगा। हम देगा मतलब मेरा कंपनी, ये लोग जो मेरे को कंपनी बेच दे वो कंपनी देगा। कंपनी के बुक में तुम रिकॉर्डिंग करोगे कि प्रमोटर्स को पैसा देना है। तो प्रमोटर्स को जो पैसा देना रहता है उसको क्या बोलते हैं पता है, अकाउंट्स ना सिंपल टर्म बेस्ड अकाउंटिंग होता है। हम किस चीज के लिए पेमेंट कर रहे हैं इन लोगों को, कंपनी का प्रीलिमिनरी वर्क के लिए। तो हम बोलेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिटेड टू प्रमोटर्स अकाउंट। प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर को तुम और कुछ बोल सकता है, बोल सकता है कंपनी का को इनकॉर्पोरेट कराना, कंपनी को रजिस्टर कराना इज द इनकॉर्पोरेशन बोला जाता है। तो इनकॉर्पोरेट कराने का खर्चा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिटेड भी बोल सकते हैं। या फिर तीसरा नाम क्या हो सकता है पता है, कंपनी को नाम कौन दिया, यही लोग तो दिया ना। और अगेन देख वापस जो आते हैं, हम टाइम बचाने के लिए इससे कंपनी खरीद रहे हैं, है ना। तो जल्दी प्रॉफिट मेरे को मिले इसीलिए ना। तो इसका मतलब और क्या नाम यूज कर सकते हैं हम लोग, गुडविल। हम गुडविल के लिए पैसा दे रहे हैं भाई, नाम दे रहे हैं तुम मेरे को कंपनी का। तो हम यहाँ पे एंट्री क्या पास करेंगे, हम अमाउंट ड्यू टू प्रमोटर्स के लिए एंट्री कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिटेड, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिटेड, या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, या गुडविल अकाउंट डेबिटेड, टू प्रमोटर्स अकाउंट। ये पैसा देना किसको है, प्रमोटर्स को देना है ना, टू प्रमोटर्स अकाउंट। नाउ ये प्रमोटर तुम्हारे लिए क्या हो गया, पेबल हो गया। अगर हम कैश दे दे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट कर देंगे। बट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग कैश नहीं शेयर देंगे। पेबल हो गया ना प्रमोटर मेरे लिए, मतलब प्रमोटर्स को मेरे को पे करना है, यानी अगर हम शेयर्स देता तो क्या एंट्री पास करता, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट एक और पार्ट में आ जाओ, आओ। वैसे तुम कुछ भी यूज कर सकता है, बट जनरली गुडविल यूज किया जाता है। हम लोग विंडो ड्रेसिंग कर देते हैं। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, कोई बताओ। अकाउंट्स का बहुत अच्छा टर्म है ये, विंडो ड्रेसिंग। देख नॉर्मल विंडो ड्रेसिंग में चला जा, सपोज कर ले एक तुम कहीं किसी जगह से जा रहा है, वहां पे ना वो जो सामने वो जो रूम है उसमें बहुत सारा गंदगी कुछ पड़ा हुआ है, तुमको यहाँ से दिखा तो तुमको लगे ना कितना खराब सा बना हुआ है। लेकिन अगर सपोज कर लो बाहर से सुंदर से पर्दा उदा कर्टन ये सब लगा दिया जाए, तुमको अंदर में क्या है दिखेगा ही नहीं, तुम क्या सोचेगा, वाह कितना अच्छा बना हुआ है। दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। सेम टर्म अकाउंट्स में यूज होता है। विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या होता है, एक्चुअली में ये क्या है, सारा खर्चा है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है, मतलब लॉस है। और तुम उसको बुक्स में किस नाम से दिखा देगा, गुडविल।
तो गुडविल जब बैलेंस शीट में किसी को दिखेगा, जब तक उसको डिटेल नहीं दिख जाए कि ये तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है, वो क्या सोचेगा, वाह कंपनी का कितना अच्छा गुडविल है इतना रखा। तो बस वही चीज, दिस कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग, मतलब लॉस को एक अच्छे नाम से दिखा देना, एसेट्स के नाम से दिखा देना, इस कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। हर जगह तुम नहीं कर सकता है, कुछ कुछ जगह है वहां पे कर सकता है, जैसे ये पहला वाला पार्ट, ये भी तो लॉस था, यहाँ अकाउंट्स अलाउ करता है यू कैन डू विंडो ड्रेसिंग, तो तुम गुडविल लिख दिया। यहाँ पे तुम क्या है, यहाँ पे भी तुम इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट लिखने ऑप्शन दिया, तुम बोलता गुडविल भी लिख सकता है, तुम गुडविल लिख दिया तो विंडो ड्रेसिंग हो जाएगा। बैलेंस शीट में जब दिखेगा तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट नहीं दिखेगा, गुडविल दिखेगा। किसी दूसरे को जो इन्वेस्टर्स है वो देखेगा तो अच्छा फर्म का गुडविल है, ये दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। अब नेक्स्ट आओ, फिफ्थ वन, इसमें ये पेबल्स वाले पार्ट में लास्ट एंट्री है। नेक्स्ट दैट वन इज टू प्रोवाइड कमीशन टू अंडरराइटर्स। तो अंडरराइटर्स का डिटेल पार्ट होता है, बट तुम्हारे काम का नहीं है। तुम सिंपली इतना ध्यान रखना, अंडरराइटर्स मतलब क्या होता है, जो शेयर्स इश्यू करवाने में हेल्प करता है, दैट इज नोन एज द अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स मतलब क्या हुआ, हु हेल्प्स इन इश्यू ऑफ शेयर्स। तुमको हेल्प करता है शेयर्स इशू करवाने में, तो हेल्प फ्री में नहीं करेगा, तुमसे कमीशन लेगा, और जो तुम कमीशन दोगे तुम्हारे कंपनी के लिए क्या होगा, वो एक्सपेंडिचर है, एंड इसको अंडरराइटिंग कमीशन बोला जाता है। तो एक्सपेंडिचर को तो ऑलवेज डेबिट करते हैं ना, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू, ये किसको देना है, अंडरराइटर्स को देना है, तो टू अंडरराइटर्स। और ये जो अंडरराइटर है ये तुम्हारे लिए अगेन क्या हो गया, पेबल। तो बस देखो, अब हर जगह हम लोग पेबल्स लिख लिए। अब हम लोग लास्ट एंट्री में जाएंगे, इन पेबल को हम लोग कैश नहीं देके शेयर्स दे रहे हैं, तो क्या रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो नेक्स्ट आ जाओ, टू इश्यू शेयर्स टू अबव पेबल्स। बट ध्यान रखना, हम लोग वर्ड पेबल्स नहीं यूज करेंगे, हम लोग जो स्पेसिफिक नाम है वो स्पेसिफिक नाम यूज करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे पेबल्स यूज कर लेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एंट्री लिख रहे हैं। सम्स में जैसा पूछेगा, सम्स में ऐसे थोड़ी पूछ लेगा, सम्स में तो स्पेसिफिक पूछेगा कि अंडरराइटर को तुम शेयर्स इशू कर रहे हो, तो पेबल्स की जगह क्या लिखना, अंडरराइटर्स लिखना। अब तुम शेयर्स इशू करोगे तो एंट्री क्या करोगे, किसको शेयर्स दे रहे हो तुम, पेबल्स को, तो पेबल्स अकाउंट डेबिटेड। अगर तुम शेयर्स पार पे इशू करते हो, डेबिट में स्पेस रखना, पार डेबिट में स्पेस का दरकार नहीं है, पेबल्स को पार पे शेयर्स इशू करते हो तो एंट्री क्या लिखोगे, पेबल्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, यही तो होगा ना। पेबल्स को पार पे शेयर्स इशू कर दिए, और अगर डिस्काउंट पे इशू करते तो, डिस्काउंट पे तो ही नहीं सकता है, डिस्काउंट पे सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू हो सकता है, ठीक है। तो प्रीमियम पे तो इशू कर सकते हैं, और प्रीमियम पे इशू करते तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट रहता ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू, उसको कहाँ डालते, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या हो जाता, क्रेडिट हो जाता इफ, तो ये एंट्री होगी। बट ध्यान रखना, पेबल जो वर्ड है वो हम लोग एंट्रीज थोड़ा सा बार बार नहीं लिखना पड़े इसलिए यूज किए हैं। तुम जो स्पेसिफिक नाम हो वही नाम यूज करना, अगर क्रेडिटर्स हो तो क्रेडिटर्स यूज करना, अंडरराइटर हो तो अंडरराइटर यूज करना, प्रमोटर हो तो प्रमोटर यूज करना, ठीक है। तो ये सारा एंट्री था अदर देन कैश कंसीडरेशन। अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं, तुम लोग स्टडी मैट में आओ, कर रहे हैं हम लोग। नंबर 21, देखो क्या दिया हुआ है, राजन लिमिटेड परचेज एसेट्स फ्रॉम गीता एंड कंपनी फॉर ₹5 लाख। 5 लाख में गीता एंड कंपनी से एसेट्स खरीदा गया, 1 लाख रुपया कैश पे कर दिए, मतलब बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पे कर दिए, एंड बैलेंस जो अमाउंट था उसके लिए हम लोग क्या किए, शेयर्स इशू कर रहे हैं ₹10 ईच का एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, ठीक है। पेज नंबर 11, सम नंबर 21, पहली एंट्री, तुम क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो ना, क्या परचेज कर रहे हो, एसेट्स खरीद रहे हो गीता एंड कंपनी से,
तो यहां पे तुम्हारी एंट्री हो जानी चाहिए एसेट्स अकाउंट डेबिटेड। 5 लाख का एसेट खरीदा है, तुम इसमें से 1 लाख तो पे भी कर दे रहे हो, और जो अमाउंट बच गया बैलेंस उसको हम गीता एंड कंपनी के नाम से दिखा दे रहे हैं। तो गीता एंड कंपनी कितना, 4 लाख, मतलब गीता एंड कंपनी को 4 लाख रुपया पे करना है। गीता एंड कंपनी इज द पेएबल, कंपनी के लिए पेएबल है। अब गीता एंड कंपनी को हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयर्स इशू कर दे रहे हैं। किस प्राइस पे, प्रीमियम पे 25%। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, गीता एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। होना तो यही चाहिए ना एंट्री। पहले एंट्री लिख दिया अपने। एंट्री लिखने के बाद क्या करेंगे, गीता एंड कंपनी को तो 4 लाख ही देना है। गीता एंड कंपनी को तो 4 लाख ही पे करना है ना। अब अमाउंट पुट करो, कैपिटल में कितना अमाउंट आना चाहिए, प्रीमियम में कितना अमाउंट आना चाहिए, कोशिश करो। निकलेगा पता है, एकदम सिंपल सा तरीका होता है, कुछ भी फॉर्मूलास याद नहीं करना है, समझ लो। फॉर्मूला भी बता देगा। देख, नंबर ऑफ शेयर्स जो भी होंगे इक्विटी शेयर्स, उसको तुम कितना करके इशू कर रहे हो। हमको नंबर्स अभी नहीं पता, लेकिन जो भी शेयर्स हम दे रहे हैं कितना में दे रहे हैं, 10 रुपया का शेयर्स है, 25% प्रीमियम पे दे रहे हैं। तो 10 रुपया का 25% कितना होगा, 2.5 रुपया, मतलब 12 रुपया 50 पैसा में शेयर्स दे रहे हैं, राइट। यही है ना। हम 12 रुपया 50 पैसा में शेयर्स इशू कर रहे हैं, मतलब एक एक शेयर 12.5 रुपया में दे रहे हैं। ऐसा करके कितना पेमेंट कर रहे हैं, 4 लाख। तो देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स, अब तो तुम लोग अपने आप सेट कर सकते हो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 लाख डिवाइडेड बाई 12.5। नंबर ऑफ शेयर्स कितना आया, 32,000। 32,000 इक्विटी शेयर्स। बस ये निकालना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। कई बार तो एग्जाम में तुम लोग से यही पार्ट सेपरेटली पूछेगा। बोनस शेयर्स जो होता है वो भी अदर देन कैश कंसीडरेशन होता है, हमारे सिलेबस के पार्ट में नहीं है, इसलिए वो हम लोग किए नहीं है। लेकिन हाँ, उसका नंबर ऑफ शेयर्स बोनस का निकालने दे सकता है, जो हम लोग सम्स के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे मेरे को पता चल गया 32,000 शेयर्स है। अब तो सिंपल सम है, 32,000 शेयर्स का वैल्यू कितना है, 10 रुपया। अब 32,000 शेयर्स पे प्रीमियम कितना है, 2.5। इस तरह कैलकुलेट करना। और अगर तुमको लगता है नहीं इसका फॉर्मूला ही बन जाए, हम लोग को वही याद रख लिया जाए, तो क्या दिक्कत है। तो देख यहाँ पे 4 लाख क्या है, अमाउंट पेएबल, 12.5 रुपया क्या है, प्राइस। प्राइस ही तो है, तुम चाहो तो फॉर्मूला याद रख लेना। हमेशा जब भी नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है यही फॉर्मूला यूज होगा, कहीं भी यूज करो। अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाई इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस जब बोलेंगे तो एक शेयर का ही प्राइस होगा, तो इससे तुमको ऑलवेज नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। ये फॉर्मूला याद रख सकता है। डन। चलो अब एक सम तुम लोग अपने आप करके, दिस वन 25 कर लो। सब में बोला जा रहा है कि हम लोग अंडरराइटर्स को और प्रमोटर्स को 2000 शेयर्स दे रहे हैं 100 रुपया इच का उनकी सर्विसेज के लिए, और अंडरराइटर्स को 1000 शेयर्स दे रहे हैं 100 रुपया इच का उनकी सर्विसेज के लिए। तो हमारी यहाँ पे एंट्री क्या होनी चाहिए, एक एंट्री अगर हम लोग प्रमोटर से रिलेटेड पास करें तो हमारी एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू प्रमोटर्स। कितना अमाउंट देना है उसको, 2000 इंटू 100, 2 लाख रुपए का शेयर्स दे रहा है, नहीं 2 लाख ही देना होगा। तो अपने यहां पे अमाउंट आ जाएगा 2 लाख। इसके साथ साथ अटैच्ड एंट्री क्या हो जाएगी, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना है, 2000 शेयर्स ऑफ ₹100 इच ना। तुम यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री भी कर सकता था, प्रमोटर्स के केस में अपने कर सकते हैं, मतलब गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल डायरेक्टली दिखा सकता था। ठीक है, प्रमोटर्स का नाम ही मतलब किया जा सकता है। अच्छा नेक्स्ट आओ, इसके बाद अंडरराइटर्स को दे रहे हैं अपने, क्या दे रहे हैं, शेयर्स ही दे रहे हैं। किस लिए, क्योंकि उनकी सर्विसेज दिए थे। अंडरराइटर्स वाले पार्ट के साथ तुम कंबाइंड एंट्री नहीं कर सकते, सेपरेटली ही दिखाना पड़ेगा, तो कमीशन दिखाना पड़ेगा।
तो हम लोग को एंट्री करनी होगी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू अंडरराइटर्स। कितना कमीशन देना है यहाँ पे अमाउंट निकाल के दिखा देना, यहाँ पे वैसे मत लगना। 1000 इंटू 100, 1 लाख रुपए। जितना शेयर्स दे रहा उतना ही देना होगा, शेयर्स का वैल्यू इज 1 लाख, तो 1 लाख ही देना होगा। तो हम लोग यहाँ दिखा दिए। अब नेक्स्ट एंट्री पास कर देंगे कि भाई उनको कमीशन का शेयर्स दे रहे हैं। अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 शेयर्स ऑफ 100 इच। ठीक है, ये बेसिक एंट्री है। मेन प्रॉब्लम एरिया तुम लोगों का जो अगर अपने इंस्टॉलमेंट में शेयर्स इशू करते हैं ना, वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम अराइज होता है। नेक्स्ट आ जाओ, इस सम को करके दो 27। देखो हम भी बता दे रहे हैं। सबसे पहले आओ, इसमें सम नंबर 27 कर रहे हैं ना, पेज नंबर 11 सम नंबर 27। देखो इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ था, सबसे पहले हम लोगों को बोला हुआ है कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है 25 लाख रुपीस का कैपिटल से, जो 2.5 लाख शेयर्स 10 रुपए ईच में डिवाइडेड है। अनिल जो कंपनी को प्रमोट किया था, कंपनी उसको उसके सर्विसेज के लिए 50,000 रुपया पे कर रहा है बाई इशूइंग इक्विटी शेयर्स एट पार। तो पहले हम लोग एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक एंट्री पास कर दे रहे हैं। यहाँ पे एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिटेड, तुम चाहो तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट भी लिख सकता है। गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू प्रमोटर अकाउंट, ब्रैकेट में अनिल लिख देना, या अनिल लिख के ब्रैकेट में प्रमोटर लिख देना, पता चलना चाहिए अनिल कौन है। अच्छा, यहां पे कितना अमाउंट देना है मेरे को उसको, 50,000। अब हम लोग क्या कर रहे हैं नेक्स्ट, अभी इसको इशू नहीं करते एक साथ, जैसे पेबल्स टू समथिंग लिखा था एक साथ इशू कर देंगे। प्रमोटर्स अकाउंट डेबिटेड, वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड टू करके एक साथ एंट्री कर देंगे। अभी पहले आ जाओ, और हम लोग क्या किए हैं, हम लोग और क्या किए हैं, हम लोग एक रनिंग बिजनेस खरीदे। किसका, अमिताभ का। कितने कंसिडरेशन में, 4,80,000 के कंसिडरेशन में। एंड जिसको किस तरीके से पे करेंगे, शेयर्स के फॉर्म में पे करेंगे। एंड शेयर्स जो इशू होगा 20% प्रीमियम पे इशू होगा। ठीक है, अब क्या क्या लिए हो तुम उससे दिखा दे रहे, एसेट्स ये लिए हो, लाइबिलिटीज ये लिए हो। तो चलो इसकी एंट्री कर देते हैं पहले। तो पहले हम लोग ले लेंगे जो जो लिए हैं उसको डेबिट कर देते हैं, एसेट्स को। एंट्री हो जाएगी एसेट्स अकाउंट, मतलब डेटर्स अकाउंट डेबिटेड, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड। कितने का डेटर्स लिए हम लोग, 1.5 लाख का। और स्टॉक कितने का लिए हैं, 3 लाख। एंड साथ साथ हम लोग फर्नीचर लिए हैं 45,000 का। और एक कार भी लिए हैं जो कितने की है, 1 लाख। ये सब तो हम लोग ले ही लिए। उसके अलावा कोई लाइबिलिटीज भी है क्या जो हम लोग ले रहे हैं? यस, क्रेडिटर्स भी है, 2 क्रेडिटर्स। कितना है, 30,000। और 2 अमिताभ अकाउंट, इसको मेरे को पे करने का जो कंसीडरेशन हम लोग की डील हुई है 480 की हुई है। लेकिन अगर हम लोग देखें, या तो देख उतना कंसेप्ट देखना है तो देख लो कितने का नेट एसेट्स खरीदा था, डिफरेंस अमाउंट जो होगा उसके अकॉर्डिंगली गुडविल या कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। और अदरवाइज कुछ नहीं सोचना है, डेबिट में शॉर्टफॉल गुडविल लिख दो, क्रेडिट में शॉर्टफॉल कैपिटल रिजर्व लिख दो। तो कहां पे शॉर्टफॉल है, क्रेडिट में, मतलब कैपिटल रिजर्व। टू कैपिटल रिजर्व 85,000। तो ये तो हो गया, बैलेंसिंग फिगर लिख के लिख दिया। अब क्या करना है, इस प्रमोटर मतलब अनिल को और इस अमिताभ को मेरे को शेयर्स इशू करना है। प्रमोटर को हम लोग पार पे शेयर्स दे रहे हैं, प्रमोटर्स को शेयर्स पार पे दिया जा रहा है, और अमिताभ को शेयर्स प्रीमियम पे दिया जा रहा है। प्रीमियम मतलब हमको कम शेयर्स दे रहे हैं, है ना। अगर पार पे देते तो ज्यादा शेयर्स जाता, लेकिन प्रमोटर्स को ज्यादा शेयर्स ही दे रहे हैं। तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए, तुम अलग अलग कर सकता है एंट्री, हम एक साथ कर दे रहे हैं। अपनी नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी प्रमोटर्स अकाउंट डेबिटेड, 50,000 देना था ना। एंड अमिताभ को कितना देना था, अमिताभ अकाउंट डेबिटेड 4,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहां पे कैलकुलेशंस कर लेना। प्रमोटर्स को जो हम लोग शेयर्स दे रहे हैं 50,000 डिवाइडेड बाई 10, 5,000 शेयर्स दे रहे हैं ना।
ब्याज देना है। इस शेयर का इशू प्राइस कितना है, पार पे इशू कर रहे हैं तो 10 रुपया ही है, तो अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, 5000 शेयर्स दे रहे हैं। अब हम अमिताभ को अगर देखें कि उसको कितना शेयर्स दे रहे हैं, तो उसके लिए हम देखेंगे भाई 4,80,000 इज द अमाउंट पेबल, इशू प्राइस इज नॉट 10, प्राइस कितना है 10 रुपया का शेयर 20% प्रीमियम पे दिया जा रहा है, मतलब इशू प्राइस इज 12 रुपया, तो डिवाइडेड बाई 12 दैट इज कितना शेयर आ रहा है 40,000 इक्विटी शेयर्स। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल तो 45,000 इंटू 10 का है, शेयर्स जो आपको दिए और 5,000 शेयर्स जो वेंडर्स ये प्रमोटर को दिए, टोटल 45,000 शेयर्स, कैपिटल वैल्यू तो 10 रुपया ही है। प्रीमियम कितना है, प्रीमियम से वेंडर वाले शेयर्स पे आ रहा है 40,000 इंटू 2, तो देखो एंट्री अगर तुम लिखे तो मार्च हो जाएगा। तो ये था तुम लोग अगर शेयर्स अदर देन कैश कंसीडरेशन में इशू करता है तो देखो एंट्रीज का कंसेप्ट कंसेप्चुअली कंप्लीट हो चुका है। अभी तुम लोग को कैश बुक समझना है, इसके बाद बैलेंस शीट समझना है, दो चीज समझना रहेगा तो आज नहीं समझेंगे। आज एक छोटा सा कंसेप्ट समझा के छोड़ दे रहा है। अभी अपने कुछ होमवर्क भी डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास पूरा होमवर्क डिस्कस करेंगे, क्योंकि तुम लोग का होमवर्क नहीं तो पेंडिंग रह जा रहा है। देखो ये दो चीज ध्यान रखना, वैसे ये सेकंड पार्ट तुमको ऑलरेडी पता है, एक बार देख लो क्या है। सेकंड पार्ट ऑलरेडी हम लोग को पता है, अमाउंट रिसीव्ड एंड क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो विजिबल नहीं है ठीक से, विजिबल है ना। अमाउंट रिसीव्ड एंड क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी, अमाउंट रिसीव्ड एंड क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज नॉट डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फॉर फीचर। तुम लोग को पता है ना, हम क्या बोला था, प्रीमियम मिल जाए तो उसको कैंसिल मत करना, और प्रीमियम नहीं मिले तो उसको क्या करना, कैंसिल कर देना। तो वही चीज लिखा है देख, अमाउंट क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बट नॉट रिसीव्ड इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फॉर फीचर। अमाउंट नहीं मिला है प्रीमियम का लेकिन फॉल्स क्रेडिट होके पड़ा है तो उसको कैंसिल कर देते हैं, और अमाउंट मिल चुका है प्रीमियम का तो उसको भूल जाते हैं। तो यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा है भूलना मतलब बोलता है उसको कुछ नहीं करेंगे और उसको डेबिट कर देंगे। तो ये एक पार्ट है, ये ऑलरेडी अपना समझा हुआ है, इसका कोई काम नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे लोग गलती करते रहते हैं। क्या लिखा हुआ है देख, इन प्रो राटा अलॉटमेंट व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, excess application money received is first applied towards share capital and जो बैलेंस एक्स्ट्रा बच जाता है वो कहाँ एडजस्ट होता है, प्रीमियम में एडजस्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ पता है, जैसे सपोज कर लो हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इससे रिलेटेड। हम लोग मान ले रहे हैं एप्लीकेशन का अमाउंट 3 रुपया था, अलॉटमेंट का अमाउंट 5 रुपया था, 3+2 एंड कॉल का अमाउंट बैलेंस था 4 रुपया। इसमें हम अपने मन से एक वैल्यू डाल दे रहे हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ₹3.60। ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी ₹3.60। ऐसे 300 शेयर्स है। इसको देख, एंट्री जो तुम लोग नॉर्मल एंट्री कर रहे हैं ना वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे फर्क कब पड़ेगा पता है, जब तुम फॉरफिट करेगा तब। तो बस वही चीज समझना है, क्यों फर्क पड़ेगा याद है, अभी अभी हम लोग जो यहाँ पे भी समझे हैं, क्यों हम इसको वापस लिखा, इसी रीजन से लिखा कि अगर प्रीमियम मिल जाता है तो उस प्रीमियम को हम लोग वापस से डेबिट नहीं करते हैं, है ना। अगर प्रीमियम तुम, हम क्या बोलता है, हम अपने लैंग्वेज में बोलता है प्रीमियम अगर रिसीव्ड हो गया तो उसको इग्नोर कर देना। यहाँ पे क्या लिखा, अमाउंट रिसीव्ड एंड क्रेडिटेड, अमाउंट रिसीव्ड एंड क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज नॉट डेबिटेड, बट अमाउंट क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बट नॉट रिसीव्ड इज डेबिटेड। यहाँ पे देखो हुआ है क्या, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना मिला, ₹3.60। अलॉटमेंट है कितने का, 5 रुपया, 3 रुपया प्लस 2 रुपया, तो ₹3.60 एक्स्ट्रा मिला ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ₹3.60 एक्स्ट्रा मिला, इसका मतलब क्या हुआ, 3 रुपया तो कैपिटल का मिला और 60 पैसा क्या चीज का मिला, प्रीमियम का मिला, मतलब प्रीमियम का 60 पैसा मिल चुका है। ध्यान देना, प्रीमियम 2 रुपया है ना, उस 2 रुपया में 60 पैसा मिल चुका है, यानी प्रीमियम कितना नहीं मिला है, 1.4। अब सपोज कर लो ये आदमी अलॉटमेंट फेल किया,
एंड कॉल फेल किया तो तुम फॉरफिट करोगे। तो फॉरफिट करोगे तो एंट्री क्या होनी चाहिए? अपने एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कितना? 300 शेयर्स इनटू फुल्ली कॉल्ड अप है 10 रुपया। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, नॉर्मली इंसान क्या करता है ना, स्टूडेंट क्या करता है, वो सीधा प्रीमियम 2 रुपया ले लेता है क्योंकि अलॉटमेंट तो फेल किया है। एक अलॉटमेंट फेल किया है ये, और अलॉटमेंट फेल किया इसका मतलब क्या, प्रीमियम भी फेल किया है, और प्रीमियम भी फेल किया है तो तुम नॉर्मल एंट्री क्या करेगा, 300 इंटू 2 कर देगा, और वहीं पे तुम गलत हो गए क्योंकि तुमको 60 पैसा तो प्रीमियम का मिल चुका है। तो इट शुड नॉट बी ₹2, ये कितना होना चाहिए, ये 2 रुपया माइनस 60 पैसा होना चाहिए, मतलब 1 रुपया 40 पैसा। ये एक चीज समझना, ये बहुत टेक्निकल है, बच्चे लोग गलती करते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये गलती नहीं होना चाहिए। अदरवाइज तो फिर नॉर्मल है। अब इसके बाद तुम क्या करेगा, टू कॉल्स इन अरियर, टू शेयर फॉरफिट। मेन मेरे को ये प्रीमियम वाला पोर्शन समझाना था, तो ये याद रखना। ये नोट डाउन करके रख रहा है तो रख लो, नहीं तो याद रखना। सेकंड वाला नोट डाउन करने का जरूरत नहीं है, पहला वाला नोट डाउन कर लो, और नहीं तो याद रख लेना, सम्स करते करते भी हम याद दिलवाई देगा। तनिष को 4-5 बार डांट देंगे तो ऐसे ही याद हो जाए। बोलो बोलो।